तो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स बाय। आज के हमारे क्लास का टॉपिक होने वाला है आरएनए। ठीक है, इसमें हम जानेंगे आरएनए का स्ट्रक्चर, उसका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसपोसोन। ठीक है, इसके बारे में हम इस आज की क्लास में स्टडी करेंगे। तो ये इसका साइनॉप्सिस है। साइनॉप्सिस को आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड एक महत्वपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ है जो डीएनए के साथ मिलकर जीवों में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर और एक्सप्रेस करने का काम करता है। ठीक है, आरएनए क्या है? एक इम्पॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल है डीएनए की तरह, जो डीएनए के साथ मिलकर जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होती है उसको एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर और एक्सप्रेस करने का काम करता है। डीएनए से अलग आरएनए एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है और यह प्रोटीन सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो डी आरएनए होता है वो डीएनए से अलग एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जो इसका मेन काम अगर आप देखोगे तो एक तो हो गया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना और एक होता है प्रोटीन सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना। ठीक है, तो आरएनए की खोज 19वीं शताब्दी में हुई थी और ये कोशिका के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है आरएनए? सेल के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। इसकी जो डिस्कवरी थी वो कब हुई थी? 20 सेंचुरी में हुई थी। ठीक है, हाँ गाइस, अगर आपको नोट्स वगैरह की नीड होगी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे डेफिनेशन आरएनए का। ये एक सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड होता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से लेकर प्रोटीन सिंथेसिस तक पहुंचाता है। आरएनए क्या होता है? एक सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? डीएनए से लेकर प्रोटीन सिंथेसिस तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया होती है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी करती है। ये ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है, इसकी एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी करने का काम करती है डीएनए से आरएनए में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपोसोन। यह जंपिंग जीन्स होते हैं जो जीनोम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं और जेनेटिक वेरिएशन पैदा कर सकते हैं। ट्रांसपोसोन क्या होते हैं? जंपिंग जीन्स। ठीक है, जंपिंग जीन्स मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये मूव करने वाले जीन होते हैं जो कि जेनेटिक वेरिएशन को पैदा कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, जंपिंग जीन्स किसे कहा जाता है? ऐसा अगर आ जाए ऑब्जेक्टिव में तो आप याद रखिएगा, ट्रांसपोजोन को जंपिंग जीन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए का स्ट्रक्चर डीएनए से मिलता जुलता है लेकिन इनमें कुछ इंपॉर्टेंट अंतर होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें होता है नाइट्रोजनी बेस। डीएनए आरएनए 4 टाइप्स के बेसिस होते हैं जो एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसाइन एंड गुआनिन। ठीक है, एडेनिन को हम ए से डिफाइन करेंगे, यूरेसिल को यू से, साइटोसाइन को सी से एंड इसको जी से, गुआनिन को। ठीक है, तो डीएनए के विपरीत आरएनए में क्या पाया जाता है? थायमिन की बजाय यूरासिल, यानी कि डीएनए में थायमिन पाया जाता है जबकि आरएनए में यूरासिल पाया जाता है थायमिन की जगह पे। ए यानी कि एडेनिन हमेशा यूरासिल के साथ और साइटोसाइन हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ए किसके साथ बॉन्ड बनाता है? यू के साथ, और सी हमेशा जी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे आरएनए का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ होता है ये साइटोसाइन, है ना, ग्वानिन, एडानिन और यूरेसिल। ठीक है, ये होता है आरएनए का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है राइबोस शुगर। आरएनए में राइबोस शुगर होता है जबकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है। ठीक है, तो इसमें शुगर का भी डिफरेंस है। राइबोस शुगर पाया जाता है किसमें? आरएनए में। डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, छोटा छोटा ही पॉइंट है। नेक्स्ट है सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, आरएनए आमतौर पर सिंगल स्टैंडर्ड होता है लेकिन ये अपने आप से ही फोल्ड होकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे कि हेयर पिन जैसे कि लूप बना लेते हैं। हेयर पिन जैसा लूप यानी कि कुछ इस प्रकार का लूप, आप लोग समझिएगा, कुछ इस प्रकार से डबल स्टैंडर्ड लूप, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है,
हाँ, वैसे तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है, बट वो कभी कभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेता है, फोल्ड होके अपने आप। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए एक आनुवांशिक अणु है जो प्रोटीन सिंथेसिस और जीन एक्सप्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके कार्यों के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है इसे। आरएनए क्या है? एक जेनेटिक मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन सिंथेसिस और जीन एक्सप्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका जो मेन काम है ये दो ही है, जीन एक्सप्रेशन यानी कि जीन का एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसपोर्ट करना, देन है प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, इनके कार्यों और इनके कार्यों के आधार पर इनको क्या है, विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है आरएनए को। ठीक है, मुख्य रूप से आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, साथ ही कुछ अन्य विशेष प्रकार भी पाए जाते हैं। फर्स्ट आरएनए देखेंगे हम, मैसेंजर आरएनए। इसे हम एमआरएनए भी कहते हैं। वह आरएनए होता है जो डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को राइबोसोम तक ले जाता है। यह इस जानकारी के आधार पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, एमआरएनए क्या करता है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मैसेंजर। तो ये कुछ मैसेजिंग देने का ही काम करेगा, मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन करने का। ठीक है, तो ये क्या करता है, जेनेटिक की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको राइबोसोम तक ले जाता है, और इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग द्वारा डीएनए को टेम्पलेट स्टैंड से बनता है और कोडॉन के रूप में प्रोटीन बनाने की जानकारी रखता है। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन रखता है कोडॉन से प्रोटीन बनाने का, और ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग द्वारा डीएनए के टेम्पल स्टैंड से बनता है। ठीक है, इससे बनता है डीएनए के टेम्पल स्टैंड से। ये हो गया एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट आरएनए है राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए। आरआरएनए राइबोसोम का मुख्य संरचनात्मक और क्रियात्मक घटक होता है। यह राइबोसोम में प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोमल सब यूनिट्स बनाता है और ट्रांसलेशन प्रक्रिया में एमआरएनए और टीआरएनए के साथ इंटरेक्ट करता है। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, एक संरचनात्मक और फंक्शनल यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल घटक होता है राइबोसोम का। ठीक है, ये राइबोसोम में प्रोटीन के साथ मिलके राइबोसोम यूनिट बनाता है, राइबोसोम्स के सब यूनिट बनाता है। ठीक है, और जो ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया होती है उसमें एमआरएनए के साथ और टीआरएनए के साथ मिलके इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ये पेप्टिडाइड बॉन्ड बना फॉर्मेशन में भी सहायक है, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट है ट्रांसफर आरएनए यानी कि टीआरएनए। अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है, जहां यह एमआरएनए के कोडॉन्स के अनुसार प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करता है। अब टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, जहां ये एमआरएनए के कोडॉन्स के अनुसार प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, इसमें एक एंटी कोडॉन साइड होती है जो एमआरएनए के स्पेसिफिक कोडॉन को पहचानती है, और दूसरी तरफ अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड होती है जहाँ अमीनो एसिड जुड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंटीकोडॉन साइड होता है एक, जो एमआरएनए के स्पेसिफिक कोडान को अच्छी तरह से पहचानता है, और दूसरी साइड पे क्या होता है, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड, जहाँ से अमीनो एसिड इससे जुड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस का पहला चरण होता है। यहाँ यह प्रक्रिया आरएनए पॉलीमर्स एंजाइम द्वारा संचालित होती है और इसे 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है वही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेज होता है। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या है, आरएनए पॉलीमर्स एंजाइम द्वारा संचालित की जाती है, यानी कि उनसे ही कंट्रोल की जाती है। किससे, आरएनए के पॉलीमर एंजाइम्स के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस संचालित की जाती है। इसे 3 चरणों में बांटा गया है। इसका फर्स्ट स्टेज है इंटीटेशन। आरएनए पॉलीमर्स डीएनए के प्रोमोटर रीजन से जुड़ता है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। एंजाइम डीएनए के डबल हेलिक्स को अनवाइंड करता है, जिससे टेम्पलेट स्टैंड एक्सपोज हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट पर पहला न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है। क्या होता है इंटीटेशन का मतलब, जो
आरएनए पॉलीमर होता है वो डीएनए से प्रमोटर रीजन से जुड़ता है, ठीक है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड एंजाइम जो है डीएनए के डबल हेलिक्स डीएनए में जो डबल हेलिक्स पाई जाती है उसको क्या करता है, अनफाइंड करता है, यानी कि खोलने का कार्य करता है। डबल हेलिक्स संरचना आपने देखा होगा डीएनए में पाई जाती है, जो एक जुड़ी हुई चेन की समान की संरचना होती है, उसको खोलने का कार्य कौन करता है, ये एंजाइम करता है, जिससे टेम्पलेट स्टैंड जो है एक्सपोज हो जाता है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट पर पहला न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड जुड़ना स्टार्ट हो जाता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है इलोंगेशन। आरएनए पॉलीमर्स डीएनए टेम्पलेट स्टैंड को 3 से 5 डायरेक्शन में पढ़ता है और कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रक्चर को 5 से 3 डायरेक्शन में जोड़ता है, यानी कि इसमें क्या करता है, आरएनए पॉलीमर्स डीएनए के जो टेम्पलेट स्टैंड होते हैं उनको 3 से 5 डायरेक्शन में रीड करता है कि वो किस प्रकार से स्टेबल है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्टैंड को क्या करता है, 5 to 3 डायरेक्शन में जोड़ने का काम करता है, यानी कि कंबाइन करने का काम करता है, ठीक है। इसके दौरान राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जैसे कि एटीपी, यूटीपी, जीटीपी, सीटीपी को जोड़कर एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, जिसमें थायमिन की जगह यूरासिल पाया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान जो होता है ना, ये जो प्रोसेस होता है 5 to 3 और 3 to 5 का, इसके दौरान क्या होता है, राइबोन्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड जैसे कि एटीपी हो गया, यूटीपी, जीटीपी और सीटीपी को जोड़कर क्या करता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, स्टार्ट होता है, जहाँ पे ही थायमिन की जगह यूरासिल आता है, ठीक है। तो ये जो यूरासिल है ये किस में पाया जाता है, आरएनए में। थायमिन जो है डीएनए में पाया जाता था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये प्रोसेस जो है यहाँ से बनता है, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड को 5 to 3 की दिशा में जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्मिनेशन। टर्मिनेशन डीएनए पॉलीमर्स जब टर्मिनेशन सीक्वेंस तक पहुंचता है तो आरएनए पॉलीमर्स जब टर्मिनल सीक्वेंस तक पहुंचता है तो आरएनए स्टैंड का निर्माण रुक जाता है, यानी कि जो आरएनए का पॉलीमर्स है जो टर्मिनेशन यानी कि एंड होने वाला है, इसका जो स्टेज है, जो इसका प्रोसेस है वो एंडिंग की तरफ जब बढ़ता है तो आरएनए का स्टैंड का निर्माण जो है वो स्टॉप हो जाता है, स्टैंड का निर्माण स्टॉप हो जाता है। एक नया बना आरएनए क्या करता है, डीएनए से अलग हो जाता है। जो एक नया आरएनए बना हुआ होता है इस प्रोसेस के दौरान, वो जो डीएनए से जुड़ा होता है वो उससे अलग हो जाता है धीरे से। यूकैरियोटिक सेल्स में इसके बाद आरएनए प्रोसेसिंग जैसे कि कैपिंग, स्पिकलिंग, पॉलीडेनेलेशन जिससे मेच्योर एमआरएनए तैयार होता है, ठीक है। इसमें आरएनए की प्रोसेसिंग होती है यूकैरियोटिक सेल में इसके बाद, ठीक है, जिससे मेच्योर एमआरएनए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एमआरएनए का विकास होता है, इस प्रकार से ये रेडी हो जाता है, ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल में इस पूरे प्रोसेस के बाद क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में आरएनए की प्रोसेसिंग होती है, इसमें कुछ कुछ टाइप की प्रोसेसिंग होती है, जिसके बाद एक कंप्लीटली मेच्योर एमआरएनए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपोसोन। ट्रांसपोसोन ऐसे जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं जो जीनोम में अपनी स्थिति बदल देते हैं, जिससे जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न होता है, यानी कि ट्रांसपोसोन क्या होता है, एक जेनेटिक एलिमेंट होता है जो जीनोम में अपनी जो स्थिति है, जो अपना स्थान है उसको बदल देते हैं, यानी कि इसे जंपिंग जंपिंग जीन्स भी कहते हैं, है ना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये परिवर्तित होते हैं, अपनी स्थिति को बदलते हैं, जिससे क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न होता है, ठीक है। ये डीएनए के अंदर मूव करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इसे जंपिंग जीन्स भी कहा जाता है, ठीक है। जो डीएनए के अंदर ये मूव कर सकते हैं, आसानी से अपनी स्थिति बदल सकते हैं, इस वजह से इन्हें क्या कहता है, जंपिंग जीन्स। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजोन हम देखेंगे। फर्स्ट हाँ, ट्रांसपोजोन को उनके मूवमेंट मैकेनिज्म के आधार पे 2 टाइप्स में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है रेट्रो ट्रांसपोजोन, ये आरएनए, इसको क्लास फर्स्ट भी कहते हैं, ये जो होता है वो होता है रेट्रो ट्रांसपोजोन। ये आरएनए इंटरमीडिएट का उपयोग कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म से मूव करते हैं। पहले डीएनए से आरएनए बनाया जाता है, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा वापस डीएनए में परिवर्तित होकर जीनोम में इंसर्ट हो जाता है। ये क्लास फर्स्ट में क्या होता है,
जो आरएनए होते हैं वो इंटरमीडिएट का उपयोग करके कॉपी पेस्ट करते हैं, यानी कि एक जगह से विलुप्त होकर ये अन्य जगह पर अपना स्थिति को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, मूव कर लेते हैं, जिससे डीएनए से आरएनए बनाया जाता है पहले। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनाया जाता है, उसके बाद इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया जाता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, जिसमें ये वापस से डीएनए में परिवर्तित हो जाता है और जीनोम में इंसर्ट कर दिया जाता है, यानी कि जीनोम में वापस भेज दिया जाता है। क्लास सेकंड है डीएनए ट्रांसपोसोन। ये कट पेस्ट मैकेनिज्म से मूव करते हैं, जिसमें डीएनए का एक हिस्सा कटकर जीनोम के दूसरे स्थान पर चला जाता है। इसमें आरएनए इंटरमीडिएट की आवश्यकता नहीं होती। हमने क्लास फर्स्ट में क्या देखा, जिसमें आरएनए इंटरमीडिएट की आवश्यकता थी, इसमें आरएनए इंटरमीडिएट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस मैकेनिज्म में क्या होता है, जो डीएनए का हिस्सा होता है वो एक हिस्सा डीएनए का कट के कहाँ चले जाता है, जीनोम के दूसरे स्थान पर, दूसरे किसी भी स्थान पे वो चला जाता है कटने के बाद, यानी कि यहाँ से डीएनए से कटकर उसका एक हिस्सा जीनोम के किसी भी स्थान पर पेस्ट हो जाता है, एक तरह से आप कह सकते हो, जिसमें आरएनए इंटरमीडिएट की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ये हो गया डीएनए ट्रांसपोसोन। सेकेंड है रोल इन इवोल्यूशन। ट्रांसपोसोन जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न करते हैं, जिससे स्पीसीज की एवोल्यूशन और अडाप्टेशन में सहायता मिलती है। ठीक है, क्या करते हैं ट्रांसपोसोन, जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट में ढलने के लिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिफरेंट वेरिएशन का उत्पादन करते हैं, जिससे जो स्पीसीज होते हैं वो एवोल्यूशन और अडाप्टेशन कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट और अपनी नीड के अनुसार। ठीक है, उनको हेल्प मिलती है अडाप्ट करने में। ये ये नए जीन्स को जोड़ सकते हैं या रेगुलेटरी रीजन्स को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे जीन एक्सप्रेशन में परिवर्तन होता है। ये क्या करते हैं, न्यू जीन्स को जोड़ सकते हैं और या रेगुलेटरी रीजन्स को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, जीन का जो एक्सप्रेशन होता है उसमें परिवर्तन होता है, मतलब चेंजेस आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनका विकास में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन जीनोम। ट्रांसपोसोन कभी कभी म्यूटेशन उत्पन्न कर सकते हैं, जो कुछ परिस्थितियों में जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण बन सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक माइनस पॉइंट है ट्रांसपोसोन का, वो कभी कभी क्या करते हैं, म्यूटेशन उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, जो कुछ परिस्थितियों में जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि जो जेनेटिक रोग होते हैं, ठीक है, अनुवांशिक रोग होते हैं, उनका कारण भी ये कभी कभी बन सकते हैं। ठीक है, यदि किसी इंपॉर्टेंट जीन के कोडिंग रीजन में इंसर्ट हो जाते हैं तो यह जीन फंक्शन को बाधित कर सकता है। हालांकि कुछ स्थितियों में ये बेनिफिशियल एडाप्टेशन को भी बढ़ावा दे सकते हैं, यानी कि जो किसी इंपॉर्टेंट जीन के जो कोडिंग रीजन है, इसमें अगर ये इंसर्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, जीन का जो फंक्शन होता है उस पर यह रुकावट पैदा कर सकता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में क्या है, बेनिफिट भी देते हैं, अडाप्टेशन वगैरह के लिए ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा जीन ट्रांसपोजोन का थोड़ा सा हानि हमें देखने को मिल सकता है, अगर कुछ परिस्थितियों में जो ये होते हैं वो जीन के कोडिंग रीजन में इंसर्ट होते हैं तो। ठीक है, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसपोसोन। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इसका प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए विशेष रूप से एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, फॉर्मेशन होता है, उसमें ये आरएनए जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से क्या होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, तो इस प्रकार से भी ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे जेनेटिक वेरिएशन। ट्रांसपोसोन जेनेटिक वेरिएशन पैदा करते हैं जो कि एवोल्यूशन और अडाप्टेशन में मदद करता है। हमने अभी पढ़ा, जो ट्रांसपोसोन होते हैं वो क्या करते हैं, वेरिएशन यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज को एवॉल्व होने में और अडाप्ट करने में मदद करते हैं, जिनका इनका एवोल्यूशन और अडाप्टेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाता है ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। आरएनए और ट्रांसपोसोन का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन थेरेपी में भी किया जाता है। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि जीन
जीन थेरेपी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें भी आरएनए के ट्रांसपोज़ोन का उपयोग किया जाता है। जैसे स्टडी वगैरह में और साथ में थेरेपीज़ वगैरह में, जैसे कि कोई अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है किसी को, तो उसकी थेरेपी में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसपोज़ोन जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसक्रिप्शन इस इन्फॉर्मेशन को कॉपी करता है, और जो ट्रांसपोज़ोन है जेनेटिक वेरिएशन पैदा करते हैं जिससे वो अडाप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका प्रोसेस कुछ इसी प्रकार है, जैसे कि आरएनए क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है, इस इन्फॉर्मेशन को कॉपी करता है। कॉपी करने के बाद जो ट्रांसपोज़ोन होते हैं वो एक स्पीशीज़ में, ऑर्गेनिज्म के में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन पैदा करते हैं जिससे वो इवॉल्व हो सकते हैं आसानी से। उनमें एवोल्यूशन का गुण देखा जाता है और अडाप्टेशन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। ठीक है। तो ये इनका इम्पॉर्टेंट है। इनकी समझ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो जो इनकी समझ है, हमें जो इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें इसकी जो नॉलेज है, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। तो ये था इसका कंक्लूज़न। अब हम देखेंगे रेफरेंस। मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बाय पीके गुप्ता एंड मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बाय डी रॉबर्टीज। तो ये था आज का क्लास का टॉपिक। ठीक है। आरएनए के बारे में हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।